हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल भी रही होगी। तो हमारे चैनल पे जो आपकी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है साथियों उसको भी ऑन कर लीजिएगा। बाकी क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है शाम को, सॉरी, रीजनिंग की क्लास नहीं, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। रीजनिंग की क्लास जो है आपकी इसमें ऐड कर दी जाएगी। जो आपका क्लास का रिस्पांस देखे कि आपकी क्लास का रिस्पांस क्या आ रहा है, इसके ऊपर जो आपकी रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है इसके बीच में आपकी ऐड करके आपको बता दिया जाएगा उसका टाइम क्या है आप सभी का। ठीक है, क्लियर है। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस वहाँ पे जाके आप लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका 44 नंबर से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आंसर, कैसे की वित्ती से संबंधित रस कौन सा, बताइए कैसे की वित्ती से संबंधित रस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इससे जो संबंधित रस है आपका श्रृंगार रस है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रधान पात्रों के व्यवहारों को वित्त कहते हैं जो अंत रंग भावों को विभिन्न चेष्टाओं द्वारा प्रकट करती है। वित्ती चार प्रकार की होती है, जैसे कि कैसिकी, सातत्वी, आर्यभट्टी और भारती। ये आपकी चार प्रकार की कैसिकी वित्ती होती है। ठीक है, याद रखिए, मतलब कैसिकी वित्ती नहीं, क्या बोलते हैं, वित्ती होती है। ठीक है, वित्ती होती है चार प्रकार की, कौन कौन सी, कैसिकी, सातत्वी, आर्यभट्टी और भारती। ये आपकी चार प्रकार की वित्ती होती है। ठीक है, और कैंची की वित्ती से संबंधित रस आपका श्रृंगार रस होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 45 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका आइडिया निम्न पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है। ठीक है, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पयो सुरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गड़ने लगे। यह जो है किस छंद का उदाहरण है, गीतिका का है, हरि गीतिका है, रोला का है या उलाला का है, किसका है। तो इन पंक्तियों में 14 और 12 क्रम से जो है 26 मात्राओं वाला छंद आपका गीतिका है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गड़ने लगे। इसमें जो है आपका गीतिका छंद लगा है साथियों। 14 और 12 के क्रम से आपकी 26 मात्राओं वाला आपका छंद गीतिका कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 46, बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। बनारस का तत्सम रूप आपका क्या होगा, देखिए बनारस का तत्सम रूप अगर देखने जाएंगे यहाँ पे वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी, तो जो आपका दिया गया वाराणसी या वाराणसी, तो वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी जो आपका एला विकल्प देगा आपका वाराणसी गलत हो जाएगा, आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, तो बनारस शब्द का तत्सम आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 47 बताने की कोशिश करेंगे। 47 पे आइडिया था, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। उपरोक्त वक्त में कौन सा अलंकार है। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। इसमें कौन सा अलंकार लगा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार देखने जाएंगे साथियों, तो आपका वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इस पंक्ति को सीधी पढ़ने पर कोई विशेष अर्थ नहीं मिलता, लेकिन कंठ स्वर बदल कर पढ़ने पर अद्भुत व्यंग्य की व्यंजना होती है, इसके लिए इसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोहु कहूँ भोगू। इसमें आपका वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 नंबर, सही वर्तनी चिन्हित कीजिए। सहानुभूति की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। तो सहानुभूति की वर्तनी अगर देखने जाएंगे तो सहानुभूति, सहानुभूति
जो ए वाली वर्तनी दी गई है, सहानुभूति की, आपके यहाँ पे राइट है साथियों। ठीक है, सहानुभूति की जो ऑप्शन ए वाली वर्तनी दी गई है आपकी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 49 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 49 पे आंसर का। निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का प्रवचित शब्द, बताइए कौन सा शब्द आपका विष्णु का प्रवचित शब्द है? बताइए। तो विष्णु का प्राचीन शब्द अगर देखने जाएंगे तो गरुड़ ध्वज हो जाएगा। ठीक है, विष्णु का प्राचीन शब्द आपका गरुड़ ध्वज, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलकंठ, चतुर्मुख, माधव, क्रमशः आपका शिव, ब्रह्मा और श्री कृष्ण के प्राचीन शब्द है। ठीक है, नीलकंठ आपके महादेव के, चतुर्मुख आपका ब्रह्मा के और माधव जो आपके कृष्ण के प्राचीन शब्द है। ठीक है, गरुड़ ध्वज आपका विष्णु का प्राचीन। अगले क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्या देगा, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। तो फूलों की एक माला ले आई है। ठीक है, एक फूलों की माला नहीं बनेगी, फूलों की माला ले आइए एक, इसमें तो देखिए कर्म संबंधी, मतलब कर्म संबंधी, पदक्रम संबंधी अशुद्ध देखिए, फूलों की एक माला ले आइए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूलों की माला एक ले आइए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 51वां प्रश्न क्या देगा है, निम्न में कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, गंगा, मनुष्य, स्वर्ग और मंडल जातिवाचक संज्ञा हमसे पूछा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हमसे पूछा है, मतलब जिससे पूरी जाति का बोध होता हो, पूरी जाति का बोध जो दिया गया आपका यहाँ पे मनुष्य शब्द से होता है। ठीक है, क्लियर है। आपका गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण हो जाएगा, लेकिन मनुष्य जो दिएगा आपका अपना जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। स्वर्ग भी आपका जो दिया गया है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का होता है, मंडल आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 52। पक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा, बताइए पक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा। देखिए पक्ति शब्द का तद्भव होगा, देखने जाएंगे पांत होगा, पांत जो आपका दिया गया पे पीले विकल्प आपका ऐड है, पक्ति शब्द का तद्भव आपका पांत होता है। अगले क्वेश्चन में 52 नंबर बताइए, 53 नंबर, 53 नंबर है, प्रत्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है। प्रत्यक्ष में अगर उपसर्ग देखें, उपसर्ग के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रति प्लस अक्ष से बनकर आपका प्रत्यक्ष शब्द बना है, तो प्रति इसमें आपका उपसर्ग लगा है। अगला है आपका 54, 54 नंबर क्या देगा, जो धन कमाते हो, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। मैं वाक्य का प्रकार पहचाने। ठीक है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, इस वाक्य में प्रकार पहचाने। ठीक है, वाक्य का प्रकार क्या है, तो वाक्य का प्रकार अगर देखने जाएंगे तो इसमें आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, इसमें आपका है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 55 55 में बताने की कोशिश करेंगे, 55 पे राइट आंसर। शरण के लिए सही पराचय शब्दों की पंक्ति को चुनना। ठीक है, शरण के लिए सही पराचय पंक्ति को चुनना, तो देखिए शरण का सही पराचय पंक्ति अगर देखने जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आश्रय, रक्षा और बचाव। ठीक है, आश्रय, रक्षा और बचाव जो दिया गया है, बी विकल्प आपका राइट आंसर, शरण के लिए सही पराचय पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, आश्रय, रक्षा, बचाव। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 56 नंबर, 56 नंबर है, निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? प्रतिकूल, प्राचार्य, कृपालु और उद्गम। तो यहाँ पे जो दिया गया है कृपालु, कृपालु में आपका क्या लगा जाता है, प्रत्यय लगा, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो है शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है कृपालु, तो यहाँ पे आपका कृपा क्या है, मूल शब्द है, और आलू जो आपका लगा है इसमें क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर अपमान करना हो जाएगा, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान करने से। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 58 नंबर है, 58 नंबर है, ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना होता है, बताइए ज्ञ वर्ड जो है किन वर्डों के संयोग से बना है। तो ज्ञ वर्ड की अगर बात करें तो ज्ञ वर्ड जो है आपका ज प्लस इया। ठीक है, ज में आपका हलंत है प्लस इया के संयोग से बना हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, ज में आपका हलंत लगता है प्लस इया, इस वर्डों के संयोग से आपका ज्ञ वर्ड बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 59 नंबर, 59 नंबर है, शहद के लिए सही प्रयाचलित पंक्ति
को चुनना है, ठीक है। शहद के लिए सही प्रवाचक शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिए शहद के लिए सही प्रवाचक पंक्ति कौन सी हो जाएगी, तो देखिए शहद के लिए सही प्रवाचक पंक्ति है पुष्पा, सौ, मधु और पुष्परस हो जाएगा, ठीक है। पुष्पा, सौ, मधु और पुष्परस जो दिया गया है यहाँ पे, बी का विकल्प आपका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके शहद के लिए सही प्रवाचक विभक्ति हो जाएगी। शहद का प्रवाचक होगा पुष्पा, सौ, मधु और पुष्परस। पुष्परस, ठीक है। जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 59 तो हो गया, 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर है, खाक डाले चांद नहीं छिपता, लोकोकित का अर्थ क्या बताइए। खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोकित का सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका क्या है, कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्योदय सूरदास के काव्य किस भाषा में थे। सूरदास के काव्य किस भाषा में है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है, तो सूरदास के काव्य की अगर भाषा की बात की जाएगी, आपके ब्रज भाषा में रचित है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। सूरदास के काव्य जो है ब्रज भाषा में रचित है, तो जो आपका डी विकल्प देगा साथ ही आपका 61 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 नंबर। दीर्घांचल का संधि विच्छेद क्या होता है। दीर्घांचल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दीर्घांचल का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो त्रिक प्लस अंचल से संबंधित है, ठीक है। दीर्घांचल का संधि विच्छेद का त्रिक प्लस अंचल से संबंधित है, आपका सी विकल्प देगा साथियों, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 नंबर, 63 नंबर, 63 नंबर। संज्ञा के प्रमुख भेद कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के प्रमुख भेद की अगर बात की जाएगी तो आपके 5 होते हैं, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये आपके संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 नंबर। साकेत किसकी रचना बताइए। साकेत जो दिया गया है किसकी रचना है साथियों, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। साकेत, साकेत किसकी रचना है, तो साकेत आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। क्लियर है, साकेत जो दिया गया आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर है, जो कि आपकी 1931 में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा साकेत की। चलिए अगला है आपका 65 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित वाक्यों में से जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया उसका चयन करने, अगर कोई त्रुटि नहीं होगी तो, ठीक है। चलिए उसे आशा है कि वह असफल हो जाएगा, तो इसमें जो दिया गया है उसे आशा नहीं, यहाँ पे उसे आशंका है, ठीक है। आशा आपका गलत हो जाएगा, आशा की जगह आपका आशंका होगा, ठीक है। तो ये वाला भाग में जो दी गई है आपकी त्रुटि हो जाएगी। उसे आशा नहीं बल्कि आशंका है, उसे आशंका है कि वह असफल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगला है आपका 66, 66 नंबर। स्वयंभू शब्द का अर्थ बताइए। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए स्वयंभू शब्द का अर्थ आप देखने जाएंगे तो आपका आंसर स्वतः उत्पन्न से हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बिल विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। स्वयंभू शब्द का अर्थ हो जाएगा स्वतः उत्पन्न, ठीक है। जबकि स्वावलंबी का अर्थ होता है अपने सहारे खड़े होना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ होता है सबसे अच्छा, और सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर, ठीक है। चलिए अगला है आपका 67 नंबर, 67 नंबर। जलावृत्त में समास होते, जलावृत्त में समास कौन सा साथियों। जलावृत्त की बात कर रहा है, तो जलावृत्त यानी कि जल से घिरा हुआ, इसमें आपका कर्ण तत्पुरुष समास लगेगा, ठीक है। जल से घिरा हुआ, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों जलावृत्त का समास विग्रह होता है जल से घिरा हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका कर्ण तत्पुरुष समास लगा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 68 नंबर है। रहीम कवि
किस बादशाह के दरबारी कवि थे? बताइए, रहीम कवि जो है किस दरबारी के बादशाह कवि थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अकबर के। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। रहीम कवि जो है अकबर बादशाह के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्हें जो है नौ रत्नों में शामिल किया गया था। तो जो दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर। वैचारिकी पत्रिका के संपादक संपादिका के नाम बताइए। ठीक है, वैचारिक पत्रिका के संपादक या संपादिका के नाम बताइए। तो वैचारिक पत्रिका की संपादिका के आपकी बात करेंगे तो आपका आइडेंस हो जाएगा साथियों मणिका मोहिनी। ठीक है, मणिका मोहिनी थी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। वैचारिकी पत्रिका की संपादिका आपकी मणिका मोहिनी थी। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका 70 नंबर। ठीक है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार थी? जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है साथियों? तो वहां अलंकार की अगर बात की जाएगी तो वहां पे आपका अलंकार हो जाएगा साथियों अनुयुक्ति अलंकार। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां पे आपका अनुयुक्ति अलंकार लगता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प साथियों आपका 70 पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे 71 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, चलिए अशुद्ध वाक्य इसका बताइए की कोशिश करेंगे। तो उनका चरित्र उत्तम है। उनका चरित्र जो दिया गया है आपका उत्तम है। आपका कैसा वाक्य? अशुद्ध वाक्य। ठीक है, उनका नहीं होगा, उसका चरित्र जो है उत्तम होगा। उनका की जगह आपका उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अशुद्धि है। ठीक है, क्लियर है। बाकी वह घोड़े पर सवार था, शुद्ध वाक्य। वह विलाप करने लगा, ये भी आपका शुद्ध वाक्य। बाकी उस उनका चरित्र उत्तम है आपका गलत वाक्य। ठीक है, अशुद्ध वाक्य। उनका की जगह होना चाहिए था उसका चरित्र उत्तम है। ठीक है, चलिए 70 हो गया। अब 71 हो गया। 72 नंबर। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। मैं विभीषणों संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता थे? हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण कौन थे? तो विभीषण जो है रावण के भाई थे, जो कि रावण के खिलाफ ही राम का साथ दिए थे। ठीक है, श्री राम का साथ दिए थे। तो यहाँ पे हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं। तो विभीषणों में संज्ञा का किस भेद का है? तो विभीषण जो है आपका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विभीषण को एक प्रकार कैसे जाना था कि जिस वो जो है क्या है कि घर का भेदी लंका अड़ा है। ठीक है, मतलब आपका भाई कोई है, आपके घर का आदमी कोई है, वह क्या है किसी दूसरे मतलब आपके शत्रु का साथ दे रहा है। उसी प्रकार से जो है विभीषण को यूज किया जाता है। ठीक है, विभीषण शब्द का प्रकार उसी शब्द में यूज किया जाता है कि घर का भेदी लंका अड़ा है। चलिए 73 नंबर कहते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। तो असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई मीरा की लगन लगी होई होनी हो सो होई। ठीक है, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई मीरा की लगन लागी होनी सो होई। तो यहाँ पे जो दिया गया है इस पंक्ति में आपका जो है भक्ति रस है। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 74 नंबर प्रश्न। क्या देगा? दर्जी की सुई कभी ताश भी कभी टाट में। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। लोकोगीत का अर्थ क्या है? तो इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा साथियों खाली न होने से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। लोकोगीत का अर्थ होता है खाली न होना, अर्थात सदा काम में लगे रहना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा? तो कर्मधारय समास का उदाहरण देखे जाएंगे तो आपका फूफा और फूफा। फूफा और फूफा जो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये आपका क्या बोलते हैं, इसका नहीं है। कर्मधारय समास का नीलकमल, कर्मधारय समास का नीलकंठ, कर्मधारय नीलगाय, ये सभी आपके कर्मधारय समास का उदाहरण। लेकिन फूफा और फूफा जो दिया गया आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए साथियों, तो यहीं पे जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की भी कंप्लीट होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की। आई होप कि आपको जो तैयारी साथियों अच्छी लगी होगी।
क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके नीचे आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा, आप उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।